हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि आगे चल के आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जो टर्म आ रहा है, इसका जो भी कंसेप्ट आने वाला है, ये सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज करने वाले हैं क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम पे। इसीलिए आप इस चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहीं से जो कंसेप्ट स्टार्ट होने वाला है वो हमेशा पूरा 11th-12th आपके साथ चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है। तो जरा ध्यान से एक बात बताइए, इसको समझने से पहले मान लीजिए मैं अगर किसी वेक्टर के बारे में बात करूं, तो हम जब भी वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करते हैं। यानी जब भी हम बात करते हैं वेक्टर की, तो हम या तो आई केप, जे केप, के केप ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं, वो किसी न किसी पर्टिकुलर यानी एक्स, वाई या फिर जेड डायरेक्शन की बात जरूर करते हैं। लेकिन जरा यहां ध्यान से देख के बताइए, आपको जो गिवन है वो गिवन है कि कोई ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए दे रखा है। तो ये बताइए, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इधर है, इसका मतलब ए वेक्टर यही होगा ना। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो ये बताइए, अगर मान लीजिए ए वेक्टर इधर है, तो क्या ए वेक्टर क्या एक्स और या फिर वाई इन दोनों ही डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन में है क्या? नहीं है। यानी जो ए वेक्टर है न तो एक्स डायरेक्शन में है न ही वाई डायरेक्शन में है। तो हम जब ऐसी बातें होती है तो हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलिए या फिर हम आगे चल के इसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोलने वाले हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यानी कंपोनेंट टर्म का मतलब भी यही होता है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसी को तो हम समझने वाले हैं। तो अभी हमने क्या बताया था कि जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं वो या तो एक्स डायरेक्शन में या तो फिर वाई में या फिर हम जेड डायरेक्शन में, यानी किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात जरूर करते हैं। लेकिन यहाँ पे वेक्टर ना तो एक्स में है ना ही वाई में है, यहाँ जेड एक्सिस तो है ही नहीं। ये जो वेक्टर है वो बोर्ड के प्लेन में है, और बोर्ड के प्लेन में क्या क्या है, एक्स और वाई एक्सिस। इसका मतलब जो ए वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में है, यानी एक्स और वाई जो डायरेक्शन है उसके बीच में कहीं से है। तो ये बताइए, जब भी कोई वेक्टर दो डायरेक्शन के बीच में हो तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही डायरेक्शन वाले वेक्टर का रिजल्टेंट होगा ना। आपको याद होगा हम जब भी रिजल्टेंट निकालते थे। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, ठीक है। और मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, ये सारी बातें हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। दोनों का जब रिजल्टेंट निकालिएगा यानी सम करिएगा, तो क्या दोनों ही के सम करने से सी वेक्टर बीच में आता है ना हमेशा, यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीच में आता है। तो अब ये बताइए, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे कि जो ए वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के बीच में है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये जो ए वेक्टर है वो किसी एक्स डायरेक्शन और किसी वाई डायरेक्शन वाले वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या ये बात समझ में आ? जरा ध्यान से सुनिएगा, यही रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप समझ में आ जाएगा। हमने अभी क्या बताया कि जो ए वेक्टर होगा वो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन वाले वेक्टर का रिजल्टेंट लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही डायरेक्शन के बीच में है, और जो बीच वाला वेक्टर जो होता है वो बाकी दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। क्या ये बात समझ में आया? तो अब जरा ध्यान से बताइए, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है, रिजल्टेंट है, तो ये जो सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर को बनाने में कौन कौन अपना रोल प्ले कर रहा है, यानी सी वेक्टर में किसका किसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस ए का होगा और इस बी का होगा बिल्कुल होगा भैया, इसमें कोई डाउट वाली बात तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी जो सी वेक्टर है उसको ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही वेक्टर मिलके बना रहा है। तो उसी तरह अगर मैं बात करूं तो ये जो ए वेक्टर है उसको बनाने में क्या वो एक्स डायरेक्शन वाला और वाई डायरेक्शन वाला वेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं किया होगा? क्या ये बात समझ में आया? तो हम जो अब क्या करने वाले, अब रिजॉल्व करने वाले, इसी को हमने क्या बताया आपको, इसको हम कंपोनेंट लेने वाले हैं। यानी हम सिंपली अब क्या करने वाले हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर है और रिजल्टेंट वेक्टर में जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होगा उसको अब मैं वापस देने वाला हूं, और जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होगा जो मैं वापस दूंगा उसी को रिजोल्यूशन बोलते हैं, या फिर हम उसी को कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए मान लीजिए 5 कोई नंबर है जिसको बनाने में 2 और 3 ये दोनों यूज हो रहा है। 2 मान लीजिए ए ने लगाया और बी ने 3 दिया और मिलकर के 5 बन गया। तो ये 5 मैं क्या बोल रहा हूं, इस 5 में से जिसने जितना लगाया होगा 5 बनने में उसको मैं वापस करने वाला हूं। तो ये बताइए, ए को मैं कितना देने वाला हूं, 2 देने वाला हूं। मैं बी को कितना देने वाला हूं, 3 देने वाला हूं। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं ना कि जो फाइनल बना है जिसका जितना कंट्रीब्यूशन था मैंने वापस कर दिया, तो ये जो वापस कर रहे हैं यही वो बोल रहा हूं कि ये जो है ए का कंपोनेंट यानी रिजोल्व कर दिया मैंने इसको। ये जो 3 है ये बी का कंपोनेंट है यानी बी का पार्ट है, आप ये समझिए।
क्या ये बात समझ में आया? अब अगर ये थोड़ा थोड़ी बातें मोटा मोटा समझ में आ गया होगा तो अब आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि यहाँ रेजोल्यूशन या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मीनिंग क्या होता है। तो अब इतना समझ में आया कि ये जो ए वेक्टर हमें दे रखा है किसी एंगल थीटा पे, वो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दो डायरेक्शन के वेक्टर से मिलने से बना हुआ वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है ये। तो हमें क्या करना है, इसमें से हमें वापस करना है। अब देखिए यहां मैं वेक्टर की बात अभी नहीं कर रहा, हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन के वेक्टर और वाई डायरेक्शन का वेक्टर मिलकर के ए वेक्टर को बनाया है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन के वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ इसमें मिला हुआ होगा और कुछ वाई डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड कुछ इसमें मिला हुआ होगा। तो जिसका जितना मिला हुआ है हम उसको वापस करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हम क्या करने वाले हैं, यहां से परपेंडिकुलर यहां पे सिंपली ड्रॉ करने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये जो बना होगा ना, ये जरा ध्यान से देखिए, ये यानी हमने यहां से एक्स वाले पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे जो ये बना है लेंथ, यही वो लेंथ है, यानी यही वो मैग्नीट्यूड है जो एक्स ने इसको बनाने में लगाया होगा। क्या समझ में आया? यही चीज अगर मैं बोलूं कि यहां से अगर मैं वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये जो लेंथ बनेगा, ध्यान से समझिएगा, ये जो लेंथ बनेगा ये वही लेंथ है जितना लेंथ ए को बनाने में वाई एक्सिस वाला वेक्टर यूज किया होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? यानी ये लेंथ और ये लेंथ मिल करके ये लेंथ बना रहा है। अभी मैं मैग्नीट्यूड यानी लेंथ की बात कर रहा हूं, लेंथ ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूं। हम वेक्टर की बात भी करेंगे लेकिन अभी केवल मैग्नीट्यूड पता है, इसलिए हम मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर लेते हैं। यानी ए को बनाने में इतना, इसका में एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड इतना यूज हुआ है और वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड इतना यूज हुआ है। क्या इतना आपको क्लियर है? इसी को हम बोलेंगे एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट या उसी का रेजोल्यूशन हम बोलने वाले हैं। यानी ए वेक्टर को रिजॉल्व हम कर रहे हैं कितने डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में, एक तो एक्स डायरेक्शन में, एक तो वाई डायरेक्शन में। मान लीजिए ये रहा ए वेक्टर, हम इसको क्या करने वाले हैं, रिजॉल्व करने वाले हैं, इसको कंपोनेंट लेने वाले हैं। अब हमें मालूम है ये जो ए वेक्टर है वो एक्स और वाई के बीच में है। इसका मतलब ए वेक्टर को बनाने में एक्स और वाई दोनों ही यूज हुआ होगा। तो x का जो भी इसमें कंट्रीब्यूशन है उसको मैं दे देने वाला हूं इधर घुमा करके, तो ये हो जाएगा x डायरेक्शन का कंपोनेंट। जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा y डायरेक्शन में तो ये जो लेंथ बनेगी वो आ जाएगी y एक्सिस का रिजोलेंस यानी कंपोनेंट। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो रिजोल्यूशन का मतलब आपको आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब बात आती है इसकी लेंथ कितनी है। तो निकालना बहुत ही आसान है। ये बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ होगा वही तो ए होगा। आपको यह बात अच्छी तरीके से मालूम है कि लेंथ ऑफ वेक्टर जो होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ही कहलाता है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए दे रखा है, इसका मतलब यहां से यहां तक जो लेंथ है वो ए है। तो अब बताइए, अब निकालना बहुत ही आसान है। ये बताइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको क्या ये एंगल मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, ये बेस है ना, तो आपको बेस ही तो निकालना है। तो ये बताइए, मैं बेस वाले को मैं क्या बोल देता हूं, ये जो ए बना था उस ए को बनाने में एक्स का जो कंट्रीब्यूशन था वो ए एक्स था, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया। और वाई को, ये ए को बनाने में वाई का जो भी कंट्रीब्यूशन था उसको मैं बोल देता हूं ए वाई। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो अब चलिए मैं ए एक्स और ए वाई ही तो निकालने वाला हूं। ये जो ए एक्स और ए वाई है यही है ए वेक्टर का कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो अब ये निकालना बहुत ही आसान है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मुझे बेस चाहिए, हाइपोटेनस मालूम है और थीटा मालूम है। तो मैं क्या करूंगा, यहां cos थीटा का मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। तो ये बताइए cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस वाले के करस्पॉन्डिंग बेस कितना है, ax है और हाइपोटेनस तो a मालूम ही है, यानी ax की जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, जरा ध्यान से देखिए, a cos थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो यही तो हमें चाहिए था, यानी x का जो कंट्रीब्यूशन है a को बनाने में वो है ax यानी a cos थीटा। इसी को हमने इधर घुमा दिया cos थीटा। हम अभी समझ लेंगे, हम हर बार इतना राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लगाएंगे, बस अभी हम समझ रहे हैं इसलिए लगा रहे हैं। बाकी हम हमेशा डायरेक्ट हम करने वाले हैं, जो कि हम उस डायग्राम में हम समझने वाले हैं। तो ठीक है, अब बताइए मुझे ए वाई चाहिए। तो मैं इस वाले, ये वाले आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहां से यहां तक देखिए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे बेस चाहिए, हाइपोटेनस मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है या क्या मालूम है? तो ये बताइए, ये थीटा है, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा थीटा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा थीटा। आप आराम से देख सकते हैं दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये अपोजिट एंगल इस तरह से, सॉरी ये दोनों एंगल जो होंगे इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां इस वाले से मुझे थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर होता है, मतलब परपेंडिकुलर चाहिए, तो मैं साइन थीटा लिखने वाला हूं। तो ऊपर वाले ट्राइंगल से, इस वाले से, राइट एंगल ट्राइंगल से साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसका मतलब ए वाई डिवाइडेड बाय ए,
यानी यहां से जो ए वाई की वैल्यू आया वो आया ए साइन थीटा। जरा ध्यान से देखिएगा ये दोनों ही टर्म को, है ना। यानी ये जो हुआ कंपोनेंट वाली बात या रेजोल्यूशन वाली बात जो भी हमें समझना था वो यही है कि जो x डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा, अगर मैं a वेक्टर को x डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं तो कितना आएगा, तो ax आएगा जो कि a cos थीटा है ना। और नीचे अगर मैं y डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं यानी एक वेक्टर का y डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना होगा, तो होगा a sin थीटा। अब इसको हम आराम से समझते हैं, यानी जो हमें समझने वाला पार्ट था वो यही था। अब बताइए अगर आपको ये लिखना हो कि बताओ a वेक्टर कितना होगा, क्योंकि आपको a वेक्टर नहीं मालूम है, जरा ध्यान से देखिए, आपको a वेक्टर नहीं मालूम था, आपको a वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम था। अगर मान लीजिए आपको a वेक्टर लिखना होगा तो हमें मालूम है जब भी हम वेक्टर लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन लिखते हैं। तो ये बताइए अब सिंपल, बहुत ही आसान है, जरा ध्यान से सुनिएगा। a वेक्टर को बनाने में कौन कौन यूज हुआ था, तो x डायरेक्शन का ax यूज हुआ है और y डायरेक्शन का ay यूज हुआ है। यानी जो वेक्टर x डायरेक्शन में था वो उसका मैग्नीट्यूड ax है। जरा ध्यान से समझिएगा, ax यूज हुआ है ना a को बनाने में, a वेक्टर को। इसका मतलब x डायरेक्शन का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ax है और हमें डायरेक्शन मालूम है x, मतलब i कैप। तो अब बताइए a वेक्टर को बनाने में ax x डायरेक्शन का यूज हुआ है, ay y डायरेक्शन का यूज हुआ है, तो हमें मैग्नीट्यूड भी मालूम है, डायरेक्शन भी मालूम है, फटाक से लिख देंगे। तो a वेक्टर इज इक्वल्स टू हमें लिखना है ax किधर, i कैप, क्योंकि ये x डायरेक्शन का है, वेक्टर हम लिख रहे हैं, प्लस हमें y भी तो यूज हो रहा है ना a को बनाने में, तो हम क्या करेंगे ay j कैप। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब जरा इस वैल्यू को रख दीजिए तो आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा कि जो a वेक्टर है वो आ गया a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा। जरा ध्यान से देखिए j कैप, यानी जो a मैग्नीट्यूड हमें मालूम था जिस वेक्टर का, अब मैं उस वेक्टर को भी बता सकता हूं कि एक्चुअल में वो वेक्टर क्या रहा होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? यानी सिंपली आपको समझना है कि a वेक्टर को बनाने में किसका किसका यूज हुआ है। तो सिंपल दिख रहा है x डायरेक्शन y डायरेक्शन वाले वेक्टर का, जिसका मैग्नीट्यूड ax है ay है। तो ax निकालना आसान है, हमें यहां इस वाले से मिल गया, ये अभी जो समझा है। अब माइंड में आता है क्या हम हर बार इतना करेंगे क्या समझने के लिए, तो इतना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब कैसे समझेंगे, अब जरा ध्यान लगाइएगा, क्योंकि अब मैं काम की बातें करने वाला हूं जो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा इस दोनों ही रिजल्ट का। अब कैसे, तो जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये जो डायग्राम दे रखा है उसी डायग्राम को चलिए मैं दोबारा बना देता हूं। ये डायग्राम आपको कुछ इस तरह से है, ये x डायरेक्शन का है, ये y डायरेक्शन का है, और ये आपको मान लीजिए a वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है जो कि यहां से थीटा एंगल पे है। ध्यान से समझिएगा, अभी जो मैं समझाने जा रहा हूं वही बातें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए फाइनली, यहीं से हम सारी कंसेप्ट आगे लगाएंगे। देखिए हमको क्या करना है, इस a वेक्टर का, इस a का हमें x डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है, यानी इस a को रिजॉल्व करना है x डायरेक्शन में। ध्यान से समझिएगा, तो यहां बताइए a को अगर x डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें इतना मालूम होता है या तो ये जो होगा या तो a cos थीटा होगा या फिर a sin थीटा होगा। आगे चल के आपको इसमें डाउट नहीं रहेगा। यानी जब भी हम कंपोनेंट लेते हैं ना किसी भी वेक्टर का, या फिर हम किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, तो हमेशा एक a cos थीटा होगा, दूसरा a sin थीटा होगा। बस कंफ्यूजन ये होती है कि a cos थीटा कौन सा होगा, a sin थीटा कौन सा होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां भी एक a cos थीटा है, एक sin थीटा है, तो वो बात डिपेंड करता है एंगल पे, एंगल कहां से गिवन है। तो हमें कैसे समझना है इस बात को, हम हर बार ट्राइंगल नहीं बनाने वाले, तो कैसे हम डायरेक्ट लिखेंगे इसी को तो समझना है। तो देखिए थीटा जिस साइड से सटा हुआ होगा ना, जरा ध्यान से दिखिएगा, ये बताइए रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा, a वेक्टर, जो कि x डायरेक्शन y डायरेक्शन वाले वेक्टर से मिलने से बना हुआ है। समझ में आया? इसका मतलब हमें a का कंपोनेंट एक x में लेना है, एक y में लेना है। तो अब कौन सा साइन वाला होगा, कौन सा कॉस वाला होगा, यही हमें समझना है। तो सिंपल, जो साइड थीटा से सटा हुआ होगा, जरा ध्यान से समझिएगा, थीटा से सटा हुआ होगा उसको आप cos थीटा लिखिए। अब समझने के लिए कैसे करिएगा, तो सिंपल देखिए, C से सटना, C से cos, बस समझने के लिए बोल रहा हूं, दिल में मत लीजिएगा, है ना। समझिए, C से सटना, C से cos, यानी थीटा जिस साइड से सटा हुआ होगा उस वाले कंपोनेंट को हम cos थीटा लिखेंगे। अब ये आपको कभी नहीं भुलाएगा। जरा ध्यान से देखिए, ये जो थीटा है वो x वाले साइड से सटा हुआ है या y वाले साइड से सटा हुआ है, तो किससे सटा हुआ है, x वाले साइड से। इसका मतलब ये हुआ कि जो x डायरेक्शन का कंपोनेंट आएगा, जो x डायरेक्शन का कंपोनेंट आएगा वो cos थीटा वाला आएगा, यानी a cos थीटा आएगा। क्या यही चीज यहां पे लिखा हुआ है? हमने सिंपल अभी क्या समझाया कि थीटा जिस साइड से सटा हुआ होगा, C से सटना, C से cos, बस समझ लीजिए ऐसे। तो थीटा जिस भी साइड से सटा होगा वो cos थीटा, बाकी दूसरा आपको मालूम ही है क्या हो जाएगा, sin थीटा, क्योंकि हमें मालूम होता है एक साइन होगा तो एक कॉस होगा, यानी ये हो गया एक कॉस थीटा तो दूसरा साइन थीटा।
क्या ये बात आपको समझ में आया? ये चीज हम आगे अच्छे से जब अप्लाई करेंगे तो आप भी और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज तो समझ में आ ही गया होगा एकदम डिटेल में कि रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसी चीज को हम यूज करते हैं और फिर इस वाले डायग्राम में समझते हैं कि ये सारे कंसेप्ट को हम किस तरह से यूज करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप आगे चल के ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं आप, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए और आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। तो आप परेशान भी ना हो, बस जो भी कहा जा रहा है उसको ध्यान से सुनते रहें। देखिए यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होगी। अब क्या हमें कैलकुलेशंस करना है, बस आप उसको ध्यान दीजिएगा। ये बताइए, आपको मालूम होगा, इतना तो सबको मालूम होता है, हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को मैं यहां से छोड़ूंगा, किधर जाएगा? नीचे जाएगा। सबको मालूम है, न्यूटन्स लॉ हम आपने थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही होगा। किसी भी चीज को छोड़िए, यहाँ नीचे 9th में पढ़ा होगा, छोड़े नीचे गया। तो नीचे क्यों गया? मान लीजिए कोई रुका हुआ है, जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे कैसे हिलेगा यहाँ से? इसका मतलब यहाँ पे हमने धक्का थोड़ी दिया नीचे, हमने नॉर्मली छोड़ दिया है फिर भी नीचे आया। इसका मतलब कोई तो फोर्स है जो इसको नीचे खींच के ले जा रहा है। तो वही फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं mg। तो बस अभी आप इतना समझिए, यानी हमने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, यहां हमने कोई इंक्लाइन प्लेन ऐसा बना रखा है जिसके ऊपर हमने एक ब्लॉक लगा रखा है, जिसका मास जो है वो m है। यानी कोई इंक्लाइन प्लेन ऐसा है जिसके ऊपर हमने ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है, इसको ये छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उसी पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो अब बताइए, ये इस पे अगर बात करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आप चाहे ऐसे वाले इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट को रखें या फिर हॉरिजॉन्टल वाले पे रखें, कैसे भी आप अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऐसे रखें तो बताइए mg किधर लगेगा? इसके जस्ट नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा ना, तो mg नीचे लगेगा। ठीक है, एनएलएम में आप आगे चल के हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें। तो जैसे हम रखेंगे नीचे लगेगा। अगर मैं थोड़ा इंक्लाइन कर दूं तो क्या mg अब इधर लगने लग जाएगा? नहीं, mg हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है। और ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी किसी भी तरह का सरफेस पे रख दीजिए, mg हमेशा किधर लगेगा? हमेशा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ही लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आप परेशान ना हो, आगे हम सब अच्छे से समझने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि m है तो इसको कोई mg क्या करेगा? नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या होगा? mg जो होगा वो नीचे की तरफ इस तरह से लग रहा होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, mg किधर लगेगा? नीचे की तरफ। ऐसा नहीं कि इंक्लाइन प्लेन है तो भैया इंक्लाइन की तरफ इधर लगेगा, नहीं नहीं नहीं, mg हमेशा नीचे ही लगेगा। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमें क्या करना है, हमें ये तो मालूम है कि ये जो ब्लॉक होगा वो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मूव करने वाला है। क्योंकि जरा सपोज कीजिए, मान लीजिए ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन है, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है तो क्या ये ऑब्जेक्ट कभी भी नीचे गिरेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा किधर गिरेगा? मेरे हाथ के अलोंग इधर चलेगा। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है फाइनली चलने किधर वाला है? ये ब्लॉक जो चलने वाला है वो इस डायरेक्शन में चलने वाला है। जबकि ये बताइए mg जो लग रहा है वो तो लग रहा है नीचे की तरफ, लेकिन ये इधर किधर गया? इधर कैसे चला जाएगा? और नॉर्मली आपने देखा भी होगा, इधर जाते बचपन में वो फिसलन पे खेले है ना, फिसलने वाले पार्क वगैरह में ऐसे बैठते फिसल के नीचे आ जाते। तो mg तो आपको नीचे खींचता है, लेकिन ये साइड में कौन फोर्स है जो खींचता है? जबकि अभी अभी हमने बात किया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है, जब तक फोर्स आप नहीं लगाएंगे जब तक उस डायरेक्शन में मोशन ही नहीं करेगा। तो ये तो आ रहा है इधर, जबकि mg तो इधर लगा था। तो इधर कोई तो फोर्स होगा ना, आप कोई खींच तो नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन हवा में कोई फोर्स है। अब कौन सा फोर्स है वही हमें निकालना है। तो देखिए ये जो mg होता है ना, इसी mg का एक कंपोनेंट इधर भी लगता है। अब कंपोनेंट का मतलब क्या है, अभी हमने यहाँ पे समझा था, समझ में आया? यानी एक जगह यहाँ कौन काम कर रहा है? mg। तो आप दोनों को एक दूसरे में मर्ज मत करिए, कंफ्यूज हो जाइएगा, इस पे आप फोकस करिए। यानी हमने अभी क्या बताया कि इधर का जो फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये बॉडी इधर आ रहा है, इस इधर भी फोर्स किसका कंपोनेंट होगा? mg का। यानी mg का ही थोड़ा सा पार्ट इधर लग रहा होगा। समझ में आया? अब बताइए, अगर एक पार्ट mg का थोड़ा सा इधर लग रहा है तो दूसरा पार्ट भी किधर भी लग रहा होगा। तो दूसरा जो होगा इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर ऐसा लग रहा होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, अभी हमने क्या बोला कि mg को एक तरह से, mg क्या है? रिजल्टेंट है ना, टोटल mg किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। तो हमने बोला mg का ही थोड़ा सा पार्ट इधर लग रहा है, तो थोड़ा सा दूसरा जो पार्ट होगा वो इधर ही लगेगा ना, क्योंकि हमें मालूम है ये अगर रिजल्टेंट की तरह काम कर रहा है mg, तो दोनों दो वेक्टर अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो वो दोनों परपेंडिकुलर वाले पार्ट में ही तो डिवाइड होगा। अब देखिए इस वाले टर्म जो हमने ये लिखा है ना, कंपोनेंट वगैरह जो हमने बोला है ये कंपोनेंट है, तो इसी को हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, रेजोल्यूशन का मतलब, कंपोनेंट का मतलब और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब, ये सारी चीजें एक ही है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो इस बात में। तो देखिए कंपोनेंट जो होती है हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा और रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीच में। तो अगर मान लीजिए ये mg रिजल्टेंट है, एक अगर इसका कंपोनेंट इधर आ गया तो दूसरा किधर होगा? दूसरी तरफ। क्योंकि अगर मैंने इसको भी इधर ले लिया तो फिर रिजल्टेंट साइड में कैसे? रिजल्टेंट हमेशा दो कंपोनेंट यानी दो वेक्टर के बीच में होता है ना।
और रिजल्टेंट का मतलब यह ओवरऑल किधर लग रहा है, तो mg ओवरऑल नीचे ही लग रहा है। तो एक हमने इसका कंपोनेंट इधर लिया तो दूसरा इसके अपोजिट लेना पड़ेगा ताकि इस दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा। फिर से हमें यही निकालना है, इधर कितना लगेगा इधर कितना लगेगा, बस ध्यान से समझिए। तो मान लीजिए ये 90 डिग्री है ना वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा। जरा ध्यान से समझिए, ये 90 डिग्री है ना 90 डिग्री, तो ये थीटा सब मिला के 180 होता है, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा तो ये थीटा ही होगा, है ना, यानी ये थीटा है। तो आपको क्या करना है, इस mg का कंपोनेंट लेना है। तो अभी हमने समझा थीटा जिस साइड से सटा हुआ होगा वो cos थीटा होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, mg का ये वाला कंपोनेंट देखिए थीटा इससे सटा हुआ है, यानी ये जो कंपोनेंट होगा वो mg cos थीटा हो जाएगा। फिर दूसरा ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, तो mg sin थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आया? इसमें कोई डाउट है क्या, है ना? तो आप देखिए ये अगर समझ में आ गया होगा तो चलिए मैं बेसिक एग्जांपल एक समझा देता हूं आपको। मान लीजिए आपको कोई वेक्टर इस तरह से दिया है ना, मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। और मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ऐसा बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि इधर 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा, जो कि मान लीजिए ये जो है ये एंगल वो आपको 37 डिग्री इस तरह से दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान सुनिए कि कोई पार्टिकल है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से यहाँ x एक्सिस से 37 डिग्री एंगल से इस तरह से चल रहा है। बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? तो हमें मालूम है वेलोसिटी, स्पीड तो वेक्टर नहीं होता, स्केलर होता है, जबकि वेक्टर वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर होता है। इसका मतलब मेरे से क्या पूछा गया है, वेलोसिटी पूछा गया है, यानी वेक्टर। और वेक्टर के लिए हम आई कैप जे कैप के कैप में लिखते हैं। तो ये जो हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो पार्टिकल का स्पीड है ना तो x में है ना y में है। मान लीजिए यही स्पीड अगर x में होता कि x में 10 से जा रहा है तो मैं क्या लिख देता, 10 आई कैप, हो गया वेलोसिटी। अगर यही y में जाता तो मैं बोल देता 10 जे कैप, हो गया वेलोसिटी। लेकिन ना तो ये x में जा रहा है ना y में जा रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट ले लेंगे, यानी हम इसको x और y में कंपोनेंट यानी डिवाइड कर देंगे, ये वाला पार्ट। समझ में आया? तो ये बताइए इस 10 का x इधर का अगर कंपोनेंट आप लेंगे तो कौन सा कंपोनेंट आएगा? तो हमने अभी बताया थीटा जिस साइड से सटा होगा उसको हम cos थीटा लिखेंगे, तो 10 का ये cos आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? यानी 10 cos 37 डिग्री। और आपको याद होगा cos 37 जो होता है 4/5 होता है, ये सारी चीजें हमने लिखा हुआ है। तो 4/5 जब करिएगा तो इधर आ जाएगा 8। समझ में आया? अब 8 क्या, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपने वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया है। ये बताइए इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और इधर कौन सा, तो अगर cos इधर होगा तो इधर साइन ही होगा, यानी इधर आएगा 10 sin 37 और sin 37 होता है 3/5। याद है ना आपको? ठीक है, अच्छी बात है। तो 3/5 करिएगा यहाँ से तो यहाँ आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। यानी हमें मालूम, यानी मैं वेलोसिटी के टर्म में बात करूँ तो मैं ऐसा बोलूंगा कि कोई पार्टिकल है जो 8 मीटर पर सेकेंड से x डायरेक्शन में जा रहा है और 6 मीटर पर सेकेंड से ये y डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब आराम से आप लिख सकते हैं ना वेलोसिटी। तो अब अगर आप लिखेंगे कि वेलोसिटी या पार्टिकल कितना होगा, तो जरा ध्यान से देखिए कि जो वेलोसिटी जो होगा पार्टिकल का वो कितना लिखेंगे, तो देखिए 8 लिखेंगे, 8 आई कैप प्लस यहाँ 6 किधर जा रहा है y में, तो यहाँ आप लिख देंगे 6 जे कैप। क्या ये बात आपको समझ में आया कि हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी कंपोनेंट किस तरह से ले रहे हैं और उसका यूज हम किस तरह से कर रहे हैं? देखिए ये जो पार्ट हमने अभी आपको समझाया था, ये पार्ट हम आगे एनएलएम जब हम फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं तो वहां पे इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो बस अब थोड़ा सा बेसिक आइडिया रखिए, बाकी हम वहां समझ लेंगे। यहाँ के लिए आप इसको समझिए क्योंकि इस पर हम क्वेश्चन ढेर सारा करेंगे जब भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो आई होप कि आपको यहाँ पे एकदम डिटेल में अच्छे तरीके से फीलिंग्स के साथ समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट और रेजोल्यूशन और जो भी हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोला था उस सभी का मतलब क्या है। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे और भी एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसमें हम और भी अच्छे तरीके से इन सारी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि अभी तक जो भी हम लोगों ने कंपोनेंट या रेजोल्यूशन या फिर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करें, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। जो भी हम लोगों ने समझा है उसको किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, वैसे सारे क्वेश्चन में अप्लाई करना भी अभी हम लोगों ने समझ लिया था। चलिए उसी को हम फिर से अप्लाई करना समझते हैं। यानी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या पूछा गया है कि फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स 20 न्यूटन। यानी जो आपको 20 न्यूटन फोर्स दे रखा है जो कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पे है, इसका एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, बस आपको वो बताना है। ठीक है, तो कंपोनेंट अभी निकालना बहुत ही आसान तरीका से हम लोगों ने सीखा था। क्या बताया था अभी आपको कि थीटा से, यानी थीटा जिस साइड से सटा हुआ होगा वो हमेशा कॉस थीटा, सी से सटना सी से कॉस, ऐसे रिलेट करिए, आसान रहेगा, है ना। तो जब भी हम थीटा जिस साइड से सटा हुआ होगा, जिस कंपोनेंट से थीटा सटा हुआ होगा वो कंपोनेंट कॉस थीटा वाला होगा। तो ये बताइए ये 20 का
ये वाला जो कंपोनेंट यानी एक्स डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो होगा बहुत ही आसानी तरीके से आप बता सकते हैं कि ये जो होगा वो 20 cos 30 डिग्री हो जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए, अगर ये cos हो गया तो इतना तो सबको मालूम है कि ये cos होगा तो दूसरा साइन होगा, यानी दूसरा जो होगा वो 20 sin 30 डिग्री आएगा। इसमें भी नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आपको आप निकालना था क्या था कि 20 ये जो x डायरेक्शन का और y डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो कितना है। तो x डायरेक्शन के कंपोनेंट को हम बोल देते हैं fx, ठीक है। तो fx मतलब x डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है, तो यहाँ पे खटाक से लिख दीजिए 20 cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, और नहीं है तो होना चाहिए √3/2। तो ये 2 से 10 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो ये कितना आ गया 10√3 न्यूटन, यानी जो x डायरेक्शन का कंपोनेंट आया वो 10√3 न्यूटन, ये आंसर हो गया। उसी तरह से y डायरेक्शन का अगर कंपोनेंट की बात करें, ये है कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, जिसको मैं fy बोल देता हूं। समझ में आया? तो चलिए मैं कुछ देर के लिए यहां भी डिनोट कर देता हूं ताकि आपको कोई सारा कंफ्यूजन ना हो, fy और fx इस तरह से। तो fy यानी y डायरेक्शन का कंपोनेंट इस f का। तो यहाँ पे बताइए, देखिए x और y आप नॉर्मली ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो f को बनाने में लगा है, f को बनाने में कौन कौन यूटिलाइज हुआ है, तो fx और fy। तो हमें यही दिया था, जो बना है वही है। बताओ x कितना इसमें कंट्रीब्यूट किया, y कितना किया, उसी को हमने सिंपली बोल दिया कंपोनेंट ऑफ फोर्स f। क्या ये बात आपको समझ में आया? आपको इतना तो फील आ गया होगा, ठीक है। तो fy आपको ऊपर दिख रहा होगा क्लियर कि ये 20 sin 30 है, और 20 sin 30 की वैल्यू आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, और नहीं है तो फिर से बोल रहा हूं मैं, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको sin cos 10 की वैल्यू सारा 0 से 90 डिग्री तक याद नहीं होगा तब तक दिक्कत आएगी, ठीक है। यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 ये आपको याद तो होना ही चाहिए। तो आपको इस क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है वो ये दोनों आंसर आपको मिल जाएगा कि जो ये f है 20 न्यूटन, इसका जो x डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो आएगा 20 cos 30, क्योंकि ये थीटा इससे सटा हुआ था तो cos लिख दिया। cos 30 होता है √3/2, तो यहाँ से 10√3 आया। उसी तरह से y में 10 न्यूटन आ जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हो गया होगा तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल को और अच्छे तरीके से समझते हैं। हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन पढ़िए कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी जो हमें फोर्स दिखाया गया है डायग्राम में वो किधर का है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, किसी एंगल पे नहीं है, एकदम हॉरिजॉन्टल है, जैसे ये नीचे वाले सरफेस है, ठीक है। 50 न्यूटन, यानी जो फोर्स 50 न्यूटन है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, उसका हमें कंपोनेंट निकालना है। किधर? तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, अलोंग इंक्लाइन प्लेन, यानी जो इंक्लाइन प्लेन है इसके अलोंग हमें निकालना है पहला कंपोनेंट, एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। एक हमें निकालना है, ये फोर्स देखिए ऐसे है, एक हमें कंपोनेंट निकालना है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, मतलब ये हुआ, और दूसरा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, ये हुआ। देखिए सिंपली आप क्या करिए, जब भी किसी वेक्टर का या किसी भी चीज का जब कंपोनेंट निकालना हो तो आप सिंपली करिए, जिधर कंपोनेंट का तो सिंपल घुमाइए। देखिए हमें 20 का कंपोनेंट x में ले जाना था, तो हमने क्या किया, ये 20 रखा, x का कंपोनेंट मतलब x की तरफ घुमाएंगे तो कितना आएगा, तो हमने कितना आएगा cos साइन सीखा है तो ये घुमा दिया। इसका कंपोनेंट y में, इसका मतलब y की तरफ घुमा दीजिए, ये रहा, समझ आया कि नहीं। तो ये देखिए हमें 20, ये 15, ये मालूम है 50 न्यूटन है, हमें क्या करना है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या हुआ, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इसको ऐसे घुमा दीजिए, हो गया इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, समझ आया कि नहीं। तो हमें ये बताना है। फिर दूसरा ये रहा 50, हमें परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन करना है, तो आप परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन ऐसे घुमा दीजिए, समझ में आया कि नहीं। तो सिंपली आप ये करिए, लेकिन ये घुमाने के लिए आपको एंगल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जिधर घुमाना है उधर मैं लिख देता हूं, ये 15 रहा, हमें क्या करना है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन करना है, तो मैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ऐसा कर देता हूं। क्या ये बात आपको समझ में आया? अगर एक इधर है तो आप वैसे भी बोल सकते हैं कि दूसरा जो होगा इस वाले 50 के इधर ही होगा, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट होता है ना 50, तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन ये रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं परपेंडिकुलर को इतना आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, इधर ही लिख देता हूँ ताकि मैं कंपोनेंट को लिख सकूँ यहाँ पे। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब अगर आपको 50 को इधर और इधर घुमाना है तो आपको एंगल चाहिए, तो ये बताइए, ये हॉरिजॉन्टल है, ये रेड वाला भी जो 50 है ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये 53 है तो ये भी 53 हो जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, ये 9th 10th 8th की बात होती है, ठीक है। तो अब एंगल भी मालूम है, तो अब बताइए हमें क्या लेना है, इस 50 का कंपोनेंट लेना है ना, 50 इधर है, तो देखिए 50 इधर है ना, तो इसका ये कंपोनेंट ऊपर ही होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये 50 इधर है तो इसका इधर कर दिया, नहीं, जब 50 इधर है तो आपने इधर रखा तो इसको ऊपर घुमाइए तो उधर हुआ ना, और इधर है नीचे घुमाइए परपेंडिकुलर तो नीचे हुआ। तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन आपने उल्टा कर दिया मतलब वेक्टर लिखते समय ही गलत कर दीजिएगा। अगर आप इसको x के इधर घुमाने के बजाय इधर घुमा दीजिएगा तो ये -x में यानी -i कैप नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो डायरेक्शन जिधर है उसी के डायरेक्शन में आपको घुमाना है, ठीक है। तो ये बताइए 53 है,
तो आपको क्या करना है, इस 50 का ये वाला कंपोनेंट लेना है। तो हमने अभी बताया, देखिए अब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाना, आपको सिंपल ध्यान रखना, थीटा जिससे सटा हुआ है वो कॉस थीटा, सिंपल, एक कॉस होगा तो दूसरा साइन होगा, ये हमें मालूम है। तो ये 53 है, 50 का ये होगा कॉस, क्योंकि ये थीटा 53 किससे सटा हुआ है, ऊपर वाले से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 और यहाँ पे कॉस 53 डिग्री। क्या ये आपको समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। फिर अगर एक कॉस हो गया तो दूसरा क्या रहेगा, तो दूसरा सोचने की बात ही नहीं है, 50 साइन 53 डिग्री। अगर एक कॉस है तो दूसरा साइन ही होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि आपसे वही पूछा गया है। तो देखिए अलोंग द इंक्लाइन, मैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बताइए अलोंग द इंक्लाइन प्लेन में कौन सा है, तो ये 50 है ना। तो चलिए मैं इसको बोल देता हूँ 50, अलोंग द को मैं पैरेलल कर देता हूँ और यहाँ परपेंडिकुलर को एफ परपेंडिकुलर। देखिए एफ पैरेलल, ये अलोंग लिखा हुआ हम लोग, दो लाइन खींच दिया मतलब पैरेलल मतलब अलोंग। यहाँ परपेंडिकुलर को हमने इस तरह से डंडी दिखा दिया है ना, बस शॉर्टकट में। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन को हमने लिखा एफ पैरेलल, जो कि कितना आया 50 cos 53। और बताइए cos 53 आपको याद होगा? बिल्कुल होगा, दिमाग में थोड़ा खोजिए मिल जाएगा। तो cos 53 जो होता है वो कितना होता है, 4/5 या 3/5? 3/5 है ना। तो यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा 30 न्यूटन, यानी जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा 30 न्यूटन। क्या क्लियर है? उसी तरह से अगर आपको परपेंडिकुलर वाला चाहिए कि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, क्या ये बात आपको समझ में आया? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। तो अब बताइए परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन की अगर बात करेंगे तो हमने इसको शॉर्टकट में अभी लिखा था एफ परपेंडिकुलर, जो कि कितना है यहाँ पे 50 साइन 53 डिग्री। और साइन 53 जो होता है आपको मालूम होना चाहिए 50 इंटू 4/5। क्या ये बात आपको समझ में आया? तो यहाँ से जो बनेगा वो 40 न्यूटन बन जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से अलोंग द इंक्लाइन प्लेन 30 न्यूटन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन 40 न्यूटन, बस यही आपसे पूछा गया है। अब चलिए मैं एक मजेदार बात आपको बताता हूँ। मैंने बहुत स्टार्टिंग से आपको बताया है कि जो हम कंपोनेंट ले रहे हैं उसी दोनों से मिल करके ये मेन वेक्टर बना होगा जिसका हम कंपोनेंट ले रहे हैं, और ये चीज़ आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये बताइए 20 है जो रिजल्टेंट है, हमने क्या बोला था, जो 20 है वो x और y डायरेक्शन वाले वेक्टर मिलकर के ही बनाया होगा। तो अब मैं वेरीफाई करता हूं। अब बताइए x में कितना है 10√3, y में कितना है ये 10। क्या इस दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये देखिए दोनों 90 डिग्री पे है, तो √a² + b² + 2ab cos थीटा लगाइए, cos 90 0, यानी √a² + b² बनेगा, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करिए, देखिए 20 आ जाएगा। उसी तरह से आप क्या करें, परपेंडिकुलर को और पैरेलल को अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये 50 आना चाहिए मेन। तो देखिए √ इसका स्क्वायर 900, इसका स्क्वायर 1600, 900 + 1600 2500 √ में, तो बन गया ना 50। तो ये बात आपको समझ में है। कंपोनेंट का मतलब क्या है, जो रिजल्टेंट है रिजल्टेंट को बनाने में जो भी दो वेक्टर यूज हुआ है उसका जो भी कंट्रीब्यूशन है आप उसको वापस लौटा दीजिए, वही हो गया कंपोनेंट। सिंपल सा फंडा। क्या यहां तक क्लियर है? तो जो भी हम लोगों ने आज के क्लास में सीखा है वो बहुत ही छोटा बेसिक सा कंसेप्ट है, लेकिन उतने ही ज्यादा मजेदार और उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये चीज आपको डेफिनेटली आना चाहिए, अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे एग्जाम्पल लाएंगे नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक आप इस सारे चीजों को रिवाइज करिए। जो भी साइन कॉस टेन जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, फॉर्मूले हैं, वो सारे आप अच्छे से याद रखिए। तो अब आज के लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा उसको अगर मैं बेसिक बात बताऊं तो ये था कि अगर कोई रिजल्टेंट वेक्टर दिया है, इसका मतलब रिजल्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, उसको दो वेक्टर मिलकर के बनाया होगा। आप इस कैसे समझेंगे रिजल्टेंट है? तो सिंपल देखिए, ना तो x में हो, ना y में हो, ना z में हो, किसी भी प्रॉपर डायरेक्शन में अगर वेक्टर ना होना तो वहां पे हमें कंपोनेंट लेने की जरूरत पड़ जाता है ताकि मैं प्रॉपर किसी डायरेक्शन में उसको अलाइन कर सकूं। सिंपल सा फंडा कंपोनेंट का ये है। दूसरा, हमें कंपोनेंट लेते टाइम एक कॉस होता है, एक साइन होता है। तो थीटा जिस साइड से सटा हुआ होगा, जिस कंपोनेंट से सटा हुआ होगा वो कॉस थीटा होगा, बाकी दूसरा साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ के रखिए, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से सारी चीजों को रिवाइज करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।